हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ पूजा जाखड़ एग्रो ज्ञान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जेट और आईसीआर की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, अपना जो एग्रो ज्ञान क्लासेज यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है उसका मेन पर्पज़ जो जेट और आईसीआर बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके स्टडी के अंदर, उसी पर्पज़ से शुरू किया गया है। तो इस पे आपके एग्रीकल्चर और बायोलॉजी के जो वीडियोज़ हैं वो कंटिन्यू आ रहे हैं। इस वीडियो में अपन बात करेंगे आपके केमिस्ट्री का टॉपिक है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जेट के अंदर आपके 120 क्वेश्चन आते हैं। 120 में से 40 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर से आते हैं, 40 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से आते हैं और 40 क्वेश्चन ही आपके बायोलॉजी से आते हैं। तो केमिस्ट्री के टॉपिक की अपन बात करें जिसमें से 15 जो क्वेश्चन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं, 15 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं और आपके जो 10 क्वेश्चन हैं वो सोइल केमिस्ट्री यानी कि आपके एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से आते हैं। तो इसका एक वीडियो पहले अपलोड किया हुआ है, सोइल साइंस का जर्नल इंट्रोडक्शन, तो उसको आप पहले देख सकते हो। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो इंडिया और राजस्थान के अंदर प्रॉब्लमेटिक सोइल हैं, जो समस्याग्रस्त मृदाएं हैं, लवणीय, क्षारीय और अम्लीय मृदाएं, इन पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि लवणीय क्षारीय जो मृदाएं होती हैं इनकी परिभाषा क्या होगी। लवणीय और क्षारीय मृदा जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है उनको लवणीय क्षारीय मृदा कहा जाता है। अब देखिए, जो लवणीय मृदाएं होती हैं उनको कैसे मापते हैं कि ईसी यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता जिसको कहा जाता है। ईसी क्या होती है कि सोइल सरफेस के ऊपर जो सोडियम के क्लोराइड होते हैं, जो आयंस होते हैं, उनकी क्या सांद्रता होती है, उसी को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मापने की इकाई क्या होती है? डेसीसाइमन प्रति मीटर। डेसीसाइमन प्रति मीटर, ये क्वेश्चन अभी आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था। डेसीसाइमन प्रति मीटर इसी को मापने की इकाई होती है। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। सबसे पहले जो पीएच है उसके बारे में कौन से वैज्ञानिक ने बताया था? सोरेनसन ने 1909 के अंदर सबसे पहले पीएच के बारे में बताया था। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखना, नोट कर लेना। नेक्स्ट अपना जो टर्म है वो है ईएसपी, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज यानी विनिमयशील सोडियम प्रतिशत, इसको परसेंटेज में मापते हैं। तो किसी भी सॉइल के क्लासिफिकेशन के लिए आपको उसकी ईसी पता होनी चाहिए, पीएच और ईएसपी, इन तीनों का ही पता होगा तभी अपन बता सकते हैं कि वो सेलाइन सॉइल है, एल्केलाइन सॉइल है या फिर सेलाइन एल्केलाइन सॉइल है। तो परिभाषा की अपन ने बात कर ली है। लवणीय क्षारीय मृदा किसे कहा जाता है? जिनका पीएच मान है वो 7 से अधिक होता है। अब अपन बात करें कि टोटल इंडिया के अंदर लगभग 86 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में लवणीय क्षारीय मृदाएं पाई जाती है और अम्लीय मृदाओं की बात करें तो लगभग 90 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर अम्लीय मृदाएं हैं वो पाई जाती हैं। राजस्थान के अंदर 11 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर लवणीय क्षारीय मृदाएं होती है। सबसे ज़्यादा इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट रैंक है वो है इसके अंदर यूपी में 13 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर लवणीय क्षारीय मृदाएं हैं वो पाई जाती है। सेकंड है गुजरात और थर्ड पोजीशन पे है राजस्थान। अब देखिए, जो सेलाइन और एल्केलाइन सोइल है, सेलाइन एल्केलाइन सोइल को क्लासिफाई किया गया है। तो इंडिया के जो 12 ऑर्डर हैं जैसे इंसेप्टिसोल, इरिडिसोल, तो ये ऑर्डर हैं। इन ऑर्डर में से जो सेलाइन एल्केलाइन सोइल हैं, लवणीय क्षारीय जो मृदाएं हैं, उनको इरिडिसोल ऑर्डर के अंदर रखा गया है। तो अब अपन इनके वर्गीकरण की बात करते हैं। 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम है हिलगार्ड और दूसरा है गैंद्रॉयज। तो हिलगार्ड ने इनको क्या कहा था और गैंद्रॉयज ने इनको क्या नाम दिया था? अपन सबसे पहले बात करते हैं लवणीय मृदा। लवणीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? लेस देन 8.5 यानी कि 8.5 से कम इसका पीएच होता है। ईएसपी, विनिमयशील सोडियम की प्रतिशतता है वो 15 से कम होती है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो मोर देन 4 होती है यानी 4 से अधिक होती है। हिलगार्ड ने इनको सफ़ेद ऊसर नाम दिया और गैंद्रॉयज ने इनको सोलन चाक नाम से जाना। नेक्स्ट है अपनी एल्केलाइन सोइल यानी कि क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा का पीएच मान कितना होता है?
मोर देन 8.5 यानी कि 8.5 से अधिक। ESP 15 से अधिक होती है और EC है वो 4 से कम होती है। हिलगार्ड ने क्या कहा, काले ऊसर, और गैंद्रोज ने इसको सोलोनेट नाम से जाना। नेक्स्ट अपनी थर्ड है लवणीय क्षारीय मृदा, जिसका pH भी 8.5 से अधिक होता है, ESP भी 15 से अधिक होती है और EC है वो भी 4 से अधिक होती है। इसी को किस में मापते हैं, डेसीसाइमन प्रति मीटर। ESP को परसेंटेज में मापते हैं। अब देखिए लवणीय मृदा यानी कि सोइल सरफेस, अपन जो लवणीय मृदाएं होती हैं उनकी सरफेस पे कौन कौन से आयन्स है वो पाए जाते हैं। तो इनमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम के जो घुलनशील लवण हैं, इनके क्लोराइड व सल्फेट के लवण पाए जाते हैं। हिलगार्ड ने सफ़ेद ऊसर कहा, गैंद्रोज ने इनको सोलनचाक कहा। ये जो मृदाएं होती हैं इनमें क्या होती है कि जो लवण पानी की जब लीचिंग हो जाती है तो लवण है वो ऊपर स्तय के रूप में जमा हो जाते हैं, यानी कि जो अर्थ क्रस्ट है उसके ऊपर जमा हो जाते हैं। इनकी भौतिक दशा है वो खराब होती है, फिजिकल जो प्रॉपर्टी है उसकी बिल्कुल ही खराब हो जाती है। क्षारीय मृदा को काली ऊसर हिलगार्ड ने कहा, गैंद्रोज ने सोलोनेट्स कहा। और इस प्रकार की मृदाओं की भौतिक दशा है वो खराब नहीं होती, यानी कि इनकी जो कल्टीवेशन वगैरह के बाद में इसकी जुताई है वो की जा सकती है। तो जो क्षारीय मृदाएं हैं, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात ये है कि क्षारीय मृदा के अंदर सबसे ज़्यादा विनम्यशील सोडियम पाया जाता है, विनम्यशील सोडियम है वो पाया जाता है। लवणीय क्षारीय मृदा की अपन बात करें तो हिलगार्ड ने इसे ऊसर या फिर रेली भूरी ऊसर कहा है। इसमें देखिए आप लवणीय क्षारीय मृदा को हिलगार्ड ने भूरी ऊसर कहा है और गैंद्रोज ने इसको सोलोडाई नाम दिया है। तो ये जो आपके टर्म्स हैं सोलनचाक, सोलोनेट्स और सोलोडाई, इनको आप याद रखना कि किस वैज्ञानिक ने इसको क्या कहा है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है लवणीय क्षारीय मृदाओं के सुधार के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि आप किस प्रकार कौन सा मेथड अपनाकर अपने फील्ड के अंदर को सुधार। इनको टोटली ख़त्म नहीं किया जा सकता लेकिन कुछ हद तक इनको सुधारा जा सकता है, कृषि योग्य बनाया जा सकता है। तो उसमें से भौतिक उपाय कौन कौन से होते हैं, स्क्रैपिंग सबसे पहला होता है। स्क्रैपिंग यानी लवणों को खुरचना, किसी भी यंत्र से लवणों को खुरच कर एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। बाकी जो लैंड होती है उसमें अपन क्या करते हैं, सोइल जो होती है उसमें अपन सोविंग कर सकते हैं। जल निकास क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको खेत से बाहर निकालना, ड्रेनेज यानी जल निकास कहलाता है। ट्रेंचिंग खाई खोदने के भी अलग अलग मेथड होते हैं। जैसे सबसे पहले जो फील्ड होता है उसके किनारे पर एक खाई खोद लेते हैं और उसकी मिट्टी है उसको मेड़ पे डाल देते हैं। फिर उसके बाद में उससे आगे नेक्स्ट खाई बनाते हैं, उसकी मिट्टी को उस खाई में डाल देते हैं। तो जो लवण होते हैं वो नीचे चले जाते हैं और नीचे की मिट्टी है वो ऊपर आ जाती है। इस प्रकार से अपन फील्ड के अंदर लगभग 2-2, 3-3 फीट के हिसाब से खाइयाँ बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि बाकी जो ज़मीन होती है उसमें अपन खेती कर सकते हैं। लीचिंग यानी निक्षालन क्या होता है कि जब इरिगेशन करते हैं तो उस टाइम जो लवण होते हैं वो पानी के साथ बहकर नीचे की सतह में चले जाते हैं, इसी को निक्षालन या फिर लीचिंग कहा जाता है। इरिगेशन की अपन बात करें तो जो लवणीय क्षारीय मृदाएं होती हैं उनके अंदर अपन एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं देते। इनमें क्या करते हैं कि पानी की मात्रा कम होती है लेकिन इरिगेशन थोड़े दिन के बाद में ही इरिगेशन इसमें कर देते हैं, यानी कि रिपीटेशन है वो तो जल्दी करते हैं लेकिन पानी की मात्रा है वो कम रखते हैं। रासायनिक उपाय की अपन बात करें तो सबसे अच्छा रसायन है क्षारीय मृदा के अंदर, सबसे अच्छा रसायन है जिप्सम। इसका फॉर्मूला आप याद रखना, CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O। जो जिप्सम होता है इसके अंदर 18.6% सल्फर होती है और 29.2% कैल्शियम होता है, ये भी याद रखना। आयरन पायराइट का फॉर्मूला क्या होता है, FeS2, इसके अंदर 22% सल्फर होता है। जिप्सम है ये सबसे ज़्यादा बिहार राज्य के रोहतास ज़िले में, ये जगह का नाम है, अमझोर नामक स्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और जो आयरन पायराइट है ये गंधक का अम्ल होता है। आपके 12th की बुक के अंदर भी ये दिया हुआ है तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। जैविक उपाय की अपन बात करें तो जो ढेंचा होता है, ढेंचा एक लेग्यूम क्रॉप है। इसके ढेंचे की एक विशेषता है कि जो लेग्यूम क्रॉप होती है उनकी जड़ों में पिंक न्योडुल होते हैं, लेकिन ढेंचा जो है
सस्वेनिया रोबस्टा इसका साइंटिफिक नेम है। इसके स्टेम पर भी यानी तने पर भी जो राइजोबियम की गांठें हैं वो पाई जाती है, तो ये एक्स्ट्रा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसके अलावा सनई, गंवार, चंवला, सीरा यानी प्रेसमेंट बुआई से 3 से 4 सप्ताह पूर्व खेत में मिला देना चाहिए। इसके अलावा देखिए भूमि प्रबंध उपाय यानी कि अपन खेत में ही क्या क्या उपाय करके जो क्षारीय मृदाएं हैं उनको सुधार सकते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है, खेत की तैयारी और जुताई, गहरी जुताई जो समर प्लोइंग होती है मई जून में करते हैं। दूसरा है बुआई की विधि यानी मेड़ों पर बुआई करके बीज की मात्रा और उर्वरक की मात्रा 20 से 25% अधिक बीज। ये चीज़ आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है कि लवणीय क्षारीय मृदा में सोविंग के लिए सीड रेट है वो कितनी ज़्यादा रखी जाती है, बीज की मात्रा है वो 20 से 25% रखी जाती है। जो ड्राई एरिया होता है शुष्क क्षेत्रों में बीज की मात्रा है वो 15% अपन मान सकते हैं, लेकिन 10 से 15% जो बीज की मात्रा है वो ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखना। लवणीय क्षारीय मृदा में 20 से 25% अधिक बीज रखते हैं, और जो ड्राई एरिया होता है यानी कि जहाँ पे शुष्क भूमि होती है उस जगह पे 10 से 15% सीड है वो एक्स्ट्रा सोविंग के लिए रखते हैं। नेक्स्ट अपना है कि जो क्षारीय मृदा है उसके लिए अपन अम्लीय उर्वरकों का उपयोग है वो कर सकते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट है ये धान के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है। इसके अंदर नाइट्रोजन है वो 20.6% होती है और सल्फर होती है इसके अंदर 24%। नेक्स्ट है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, किसान खाद जिसको कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन होती है 25%, 12.5% तो अमोनियम फॉर्म में होती है और 12.5% ही नाइट्रेट फॉर्म में होती है। अमोनियम क्लोराइड के अंदर 26% नाइट्रोजन है वो पाई जाती है। तो अब देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि क्षारीय मृदा बनने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्षारीय मृदा है वो किस प्रकार से विकसित होती हैं। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट इसका कारण होता है कि पेरेंट मटेरियल, जिस तरह के पेरेंट मटेरियल है सोइल फॉर्मेशन भी उसी टाइप की होती है। शुष्क जलवायु यानी कि ये एरिडोसोल गण के अंतर्गत आती है ये मृदाएं। तो शुष्क जलवायु जहाँ पे होती है, क्लाइमेट यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वर्षा बहुत ही कम होती है, उस जगह पे क्षारीय मृदा बहुत ज़्यादा बनती है। क्षारीय उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, अगर इनका यूज अपन कंटिन्यू कर रहे हैं किसी भी फील्ड के अंदर तो क्षारीय मृदाएं हैं वो बन सकती हैं। पोटेशियम नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोजन होती है 13%, और अपन बात करें कि पोटेशियम नाइट्रेट में पोटेशियम होता है 44%। ओके, अब सोडियम नाइट्रेट में सोडियम होती है 16% और कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन होती है 15%। इसके अलावा नेक्स्ट इसका क्या कारण है कि हाई वाटर टेबल यानी कि उच्च भूजल स्तर, पानी का ऊपरी परतों में पाया जाना, यानी कि जो पृथ्वी की सतह होती है ओरिजन्स होते हैं उनमें अगर पानी निस्खलन होकर नीचे नहीं जा पाता तो उस वजह से हाई वाटर टेबल की वजह से भी क्षारीय मृदाएं हैं वो बन सकती हैं। मृदा में कठोर परत का बनना यानी कि जो बेड रॉक्स होती हैं अगर वो ये हाई वाटर टेबल और कठोर परत ये सेम ही चीज़ है, क्योंकि अगर नीचे कठोर परत होती है तभी तो वाटर टेबल अब वो हाई होता है, ऊपर होता है। नेक्स्ट है फसलों का चयन, यानी कि किस प्रकार से अपन फसलों को क्रॉप रोटेशन करके अपन क्षारीय मृदा से बच सकते हैं। जो उच्च सहनशील फसलें होती हैं यानी कि जो क्षारीय मृदाएं होती हैं उनमें अपन किस प्रकार की जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो कर सकते हैं। तो क्षारीय मृदाओं में सबसे ज़्यादा सहन करने वाली होती हैं जो बारले जो होता है सबसे ज़्यादा, खजूर, चुकंदर, ढेंचा और दूब घास, इनको अपन आसानी से लगा सकते हैं। मध्यम सहनशील की बात करें तो गेहूं, तारामीरा, सरसों और ज्वार। असहनशील जो बिल्कुल ही इसमें नहीं ग्रो कर सकती वो होती हैं लेग्यूम क्रॉप जैसे ग्राम, गंवार, मोठ और मूंग। लवण सहनशील किस्में, ये इम्पोर्टेंट है, लवण सहनशील फसलें और लवण सहनशील किस्में, इनको आप ध्यान में रखना, बार बार क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। तो लवण सहनशील किस्मों की अपन बात करें तो गेहूं की सबसे पहली है खारचिया 65, इसको K65 के नाम से भी जाना जाता है। जोबनेर 666, KRL 19, KRL 120 और राज 3077।
तो ये सारी जो वेराइटीज़ हैं ये करनाल हरियाणा से डेवलप हैं। जो कि अपन बात करें तो BL2 बिलाड़ा के नाम से इसको जाना जाता है। RD 2552, RD 37। चावल की है लूणी श्री, तरबूज की है शुगर बेबी और दुर्गापुरा केसर। अब देखिए कि ये तो किसमें हो गई, पौधों द्वारा जल का अवशोषण कम हो जाता है यदि लवणों की मात्रा मृदा विलयन में 0.5% से ज़्यादा हो जाती है। यानी कि लवणों का अवशोषण किसी भी सोयल के अंदर पानी का अवशोषण तब कम हो जाता है जब लवणों की मात्रा 0.5% से ज़्यादा हो जाए। यानी कि अवशोषण कम होता है 0.5 तक ठीक है, लेकिन 0.5 से अधिक अगर लवण होते हैं तो अवशोषण है वो कम हो जाता है। लेकिन यदि 30% से अधिक लवणों की मात्रा हो जाती है तो अवशोषण है वो बिल्कुल ही बंद हो जाता है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट अपना टॉपिक है एसिडिक सोइल यानी कि अम्लीय मृदाएं। देखिए प्रॉब्लमेटिक सोइल के अंदर अपन सेलाइन और एल्केलाइन सोइल को ही काउंट कर सकते हैं। जो अम्लीय मृदाएं होती हैं इनकी भौतिक दशा खराब नहीं होती, ये कृषि योग्य होती हैं, तो इसलिए इनको समस्याग्रस्त मृदाओं के अंदर नहीं रखा जा सकता। अम्लीय मृदाएं क्या होती हैं, जिनका pH मान 7 से कम होता है, उन मृदाओं को अम्लीय मृदाएं कहा जाता है। भारत के अंदर अपन बात करें तो 90 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पे जो अम्लीय मृदाएं हैं वो पाई जाती हैं। इनमें क्या होता है कि जो सोयल कोलाइड्स होते हैं, सोयल कोलाइड पे H पॉजिटिव आयन्स होते हैं, उनकी सांद्रता तो अधिक हो जाती है, और OH जो नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन होती हैं उनकी सांद्रता है वो कम हो जाती है। जो सेलाइन सोइल है, एल्कलाइन सोइल है, वो एरिड क्लाइमेट होती है, यानी जहाँ पे शुष्क जलवायु होती है, वर्षा कम होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ पे ज़्यादा डेवलप होती हैं। लेकिन जो अम्लीय मृदाएं हैं ये अधिक वर्षा और जो आर्द्र क्षेत्र होते हैं वहाँ पाई जाती हैं। इनमें क्या होता है कि जब बरसात ज़्यादा होती है तो लवणों का निस्खलन हो जाता है, लीचिंग हो जाती है, तो ये अम्लीय मृदाएं हैं वो बनती हैं। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा तमिलनाडु, असम, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, इन स्थानों पे क्या होती हैं, ये अम्लीय मृदाएं हैं जो पाई जाती हैं। भारत में अम्लीय मृदाओं का क्षेत्रफल है वो क्षारीय मृदाओं की अपेक्षा अधिक है। राजस्थान में अम्लीय मृदाओं का क्षेत्रफल क्षारीय मृदाओं की अपेक्षा कम है। अब देखिए मृदा अम्लता है वो दो प्रकार की होती है। मृदा अम्लता दो प्रकार की होती है, जिसमें एक तो है एक्टिव एसिडिटी और दूसरी होती है एक्सचेंज एसिडिटी। एक्टिव यानी कि सक्रिय अम्लता जिसको कहा जाता है, और संचित यानी कि एक्सचेंज विनिमय अम्लता भी इसको बोल सकते हैं, निष्क्रिय अम्लता भी बोल सकते हैं। तो सक्रिय अम्लता किसे कहते हैं कि जब सोइल सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता के कारण उत्पन्न होती है अम्लता, उसको बोलते हैं सक्रिय। यानी कि सोइल सॉल्यूशन में अगर H पॉजिटिव आयन के कारण सोइल में एसिडिटी उत्पन्न हो रही है तो उसको सक्रिय अम्लता बोलते हैं। और इस प्रकार की अम्लता है वो सर्वाधिक हानिकारक होती है, क्योंकि सोइल सॉल्यूशन के अंदर ही न्यूट्रेंट घुलते हैं, सोइल वाटर जो होता है वो उसी में घुला रहता है, तो मिनरल्स और जो न्यूट्रेंट है वो सोइल सॉल्यूशन से ही प्लांट के अंदर जाते हैं, तो ये ज़्यादा हानिकारक होती है। दूसरी है एक्सचेंजेबल एसिडिटी। यदि सोइल कोलाइड पर H पॉजिटिव आयन के कारण अम्लता उत्पन्न होती है तो उसको संचित अम्लता कहा जाता है। जो सोइल कोलाइड्स होते हैं उसके ऊपर यदि H पॉजिटिव आयन की सांद्रता जमा होती है तो उसको संचित अम्लता कहा जाता है। ये सक्रिय अम्लता की अपेक्षा कम हानिकारक होती है। अब अपन बात करते हैं कि अम्लीय मृदा के बनने के कारण है वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला है पैतृक पदार्थ, यानी कि जिस मृदा में क्षार की अपेक्षा क्वार्ट्ज व सिलिका की मात्रा अधिक होती है उनको क्या कहा जाता है, अम्लीय मृदा कहा जाता है। ध्यान में रखना, क्षार की अपेक्षा क्या होता है, इसमें क्वार्ट्ज और सिलिका की मात्रा है वो ज़्यादा होती है। यदि अपन बात करें इसमें रॉक्स ग्रेनाइट व रायोलाइट ये दोनों ही अम्लीय होती हैं। जो बेसिक रॉक्स होती है, ग्रेनाइट तो है ये अम्लीय चट्टान है, जबकि बेसाल्ट है वो बेसिक यानी कि क्षारीय चट्टान है। क्षार पदार्थों का अपक्षालन यानी कि जिस टाइम ज़्यादा बरसात होती है तो लीचिंग हो जाती है, जिस वजह से अम्लीय मृदा बन सकती है। कंटिन्यू अम्लीय फर्टिलाइज़र का यूज करने से, कार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा यूज करने से भी क्या होता है, अम्लीय मृदा है वो हो सकती है। अब सूक्ष्म जीवों से क्रिया यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जिस टाइम कार्बनिक पदार्थ का विच्छेदन करते हैं तो CO2
गैस निकालते हैं जो H2O से मिलकर H2CO3 यानी कि कार्बनिक एसिड बना देती है, जिससे भी अम्लीय मृदा है वो बनती है। पादपों भी इसका क्या प्रभाव होता है? H पॉजिटिव आयनों का विषैला प्रभाव है। अब इनमें जो अम्लीय मृदा है उसमें कौन कौन से आयन है वो अधिक पाए जाते हैं? तो इसमें H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन के आयन ज़्यादा होते हैं, और इसके अलावा मैग्नीज और कॉपर, इनकी मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे जो सूक्ष्म जीव होते हैं सूक्ष्म मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, फिर भी इनकी मात्रा अधिक हो जाती है। जो फास्फोरस, क्लोरीन और मैग्नीशियम यानी कि जो मेजर न्यूट्रेंट है उनकी कमी हो जाती है, जबकि इनकी आवश्यकता है वो प्लांट्स को अधिक होती है। इसके सुधार के उपाय क्या क्या हैं? कैल्शियम चूना यानी कि CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, डोलामाइट, ये इसका फॉर्मूला याद रखना, CaCO3 इंटू MgCO3, बिना बुझा हुआ चूना CaO और बुझा हुआ चूना CaOH की ट्वाइस। तो ये अपना जो टॉपिक है सेलाइन, एल्केलाइन और एसिडिक सोइल का, ये कंप्लीट होता है। इसके अलावा ये आपकी लास्ट लाइन है, इसको भी देख लीजिए कि कृषि क्रियाओं के लिए उपयुक्त कौन सी मृदा संरचना होती है? तो क्रम्बी स्ट्रक्चर है, यानी कि जो क्रम्बी मृदा संरचना है वो सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है। इससे आगे का टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।